मैट्रिक्स बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन एरे। ये एरे को रिप्रेजेंट करता है। एरे जहाँ पे एरे ये वर्ड आ गया, उसमें रोज एंड कॉलम्स आते हैं यहाँ पे ऐसे। अगर सपोज ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिखवा के दिया, सपोज ऐसा कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उनको रोज बोला जाता है और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोला जाता है। ठीक है। तो इसके बाद ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए उसको इसे लिखते हैं 3x3। और 3x3 लिखने के बाद ये जो है इसको पहले चीज तो हमेशा रो लिखेंगे, बाद में हम लोग कॉलम लिखेंगे। और ये जो मैंने 3x3 लिखा है इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तुम्हारी ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में अगर तुम देख पा रहे हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से ऑर्डर बन जाता है, और इसी ऑर्डर से तुम्हारे नंबर्स के एलिमेंट्स की पोजीशन डिसाइड होती है। अगर किसी ने पूछ लिया इसका पोजीशन क्या है, ये जो नंबर दिख रहा है तुमको राइट कॉर्नर में, इसका पोजीशन क्या है, तुम बोल सकते हो सर ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम होने के कारण इसको लिखते हैं ऐसे A13। ठीक है, स्मॉल A13, इट मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अगर किसी ने ये पूछ लिया इसका पोजीशन क्या है, तुम बोलना सर ये थर्ड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है। हमेशा पहले रो को डिसाइन कर मतलब रो को बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, किसी ने इसके बारे में पूछा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, किसी ने इसके बारे में पूछा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम है, ये वाला तुम्हारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये बाद में जाके मैं नंबर को ये कर लूंगा। ये जो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 4, इनको डायमंड बोला जाता है। जाके तुमको बस बोल दूंगा मैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैं इनको डायमंड बोलता हूँ। ऐसे ही एक वर्ड निमोनिक दे के रखा है, बाद में आगे जाके काम में आएगा। कहाँ से, ये वाले, ये 4। और ये जो है ये तीनों, इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब इनकी रोज एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का पोजीशन सेम है। अगर इसको देखो तुम लोग, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। जिनका रोज एंड कॉलम्स का पोजीशन इक्वल होता है, ऐसे रोज को बोला जाता है, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। दीज आर, जो अगर मैं तुमको इसको हाईलाइट कर दूं अलग पेन से, ये रेड वाला जो है ये है तुम्हारा, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। और डायगोनल एलिमेंट्स की सम को, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अगर हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स की सम को बोला जाता है। कोई बताएगा क्या बोला जाता है, व्हाट इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स? क्या बोला जाता है उसका, वर्ड क्या है, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? डायगोनल एलिमेंट्स की सम को क्या बोला जाता है? ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स। इट्स बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस। ठीक है, ट्रेस मतलब क्या, इनका जो भी सम रहेगा उस सम का जो आंसर रहेगा उसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। अब मैट्रिक्स तो तुमने यहाँ तक देख लिया, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तुमने कवर अप कर लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की वैल्यू इज नथिंग बट वो डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और जो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है तभी तुम उसके नंबर ऑफ तभी जाके तुम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। और मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तुम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर ये ऐसा रहा, ऐसा है 1 2 3 4, तुम इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन के सब ये कर लो, डिफरेंस ले लो। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4 1 4, माइनस में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बन गया तुम्हारा 3 2 6, तो आंसर आ गया 6। आंसर क्या हो गया, 4 -6 नथिंग बट ये बन गया तुम्हारा -2। कैसे करेंगे देखना, ये वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, फिर उसके बाद माइनस करके ये क्रॉस करना है। अक्सर साइन में गड़बड़ हो जाती है अगर तुम लोग को साइन प्रॉपर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लेके रखा होता पहले से ही, अब तुम्हारा आंसर देखो 4 1 4 आ गया मेरा 4। माइनस बाय डिफॉल्ट वाला होता है, और ये 3 2 -6, ये -6 यहाँ पे आएंगे ऐसे वापस से, और तब जाके माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 6 तुम्हारा 10 आएगा ऐसे। ठीक है,
इसको सॉल्व करने, ये जो मैंने अभी किया है, इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैंने ये यूज किया है 2x2 के लिए। वही मैट्रिक्स अगर 3x3 के लिए होता तो चेक करना क्या है, ये रहा डिटरमिनेंट, और ये 1 -1 0 1 2 3 1 0 1 ये दिया है, ऐसा मैट्रिक्स दिया है। अब बोला गया इस मैट्रिक्स का इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताओ। कैसे करोगे, 2x2 के लिए तुम लोग देख चुके हो कैसे करना है, रो कॉलम हटा के। लेकिन यहाँ पे 3x3 अगर है तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हमेशा याद रखना। ये लाइन ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तुम देख रहे हो मैंने ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करवाया है यहाँ पे। देखो, प्लस से माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सबकी मैंने साइन चेंज करवाई है ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करके। इसका मतलब ये होता है जब भी तुमको डिटरमिनेंट खोलना है, तुम इन किसी से भी किसी का भी यूज करके खोल सकते हो। मतलब क्या, अगर सपोज मेरे को लगता है मैंने यहाँ से डिटरमिनेंट खोलना चाहिए तो इनके साइन उठा के सॉल्व करो। अगर तुमको यहाँ से खोलना है इनके साइन उठा के सॉल्व करो। लेकिन हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, या फिर वो प्रैक्टिस जनरल प्रैक्टिस ऐसी है कि हम लोग पहले रो को खोल के सॉल्व करते हैं। कैसे खोलोगे, इस वन को पकड़ो, मैंने वन को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, वन जिस रो में है और जिस कॉलम में उनको हटाओ। ये रो हट गया है, ये कॉलम हट गया है। देखो, वन इस रो में था ना, इसमें था, इसलिए जो रो में है और जो कॉलम उसको हटा दिया मैंने। अब कैसे करेंगे, ये बन गया, देखो 2 1 जा 2, आ गया मेरा आंसर यहाँ पे 2। उसके बाद सेंटर का साइन, ये निगेटिव जो है इसका मतलब ये है कि तुमको एलिमेंट की साइन चेंज करवानी है। अब यहाँ पे इसकी साइन हमेशा चेंज करवाते हैं, तो ये माइनस का बन गया तुम्हारा प्लस, तो आ गया +1। अब रो कॉलम फिर से एक बार हटा दो, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, देखो ये रो हट गया, कॉलम हट गया, बचे ये 4 लोग बचे हैं जेड वाले। तो ये 1 1 जा 1 -3, 1 -3 बन गया तुम्हारा -2। और लास्ट में ये 0 है, तो 0 से खोल के वैसे भी मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 ही होने वाला है, तो इसको सॉल्व नहीं करते। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, बन गया तुम्हारा 2 -2, आंसर इज 0। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिखते हैं ऐसे। अगर मैट्रिक्स कोई ए है जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमेशा एक क्वेश्चन आता है एमएसटी सीईटी में इस पॉइंट पर। मैंने बोला था 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए चैप्टर आता ही है, कम से कम 4 मार्क्स तो होते ही है। उसमें एक क्वेश्चन 101% आता ही है सिंगुलर मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 अगर हो गया है, उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ऑब्वियस सी बात है, फिर अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन पढ़ने ये है तो मैं सॉल्व करके तो बोल दूंगा डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है। लेकिन ये याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 बन रहा है 3/3 डिटरमिनेंट का, तो उसके कुछ केसेस हैं। केस नंबर 1, या तो कंप्लीट रो या कॉलम तुम्हारा 0 रहेगा, इज 0। देखो, डिटरमिनेंट डायरेक्ट को 0 आने के कुछ केसेस है, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो उसके 3 4 केसेस हैं। पहली केस ऐसी है कि पूरा की पूरा रो या कॉलम ही 0 है, लाइक ऐसा, ऐसा डिटरमिनेंट है 1 1 2, ऐसे 3 4 5, ये 0 0 0 है। अगर कंप्लीट रो या कॉलम ही 0 है तो उसका डिटरमिनेंट 100% 0 होता ही है। ये पहली केस है। केस नंबर 2, एलिमेंट्स आर इन या एलिमेंट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। अगर डिटरमिनेंट्स के या मैट्रिक्स के कंप्लीट एलिमेंट्स, अगर पूरे के पूरे एलिमेंट्स ही अगर कॉन्जिक्यूटिव है, तो उसका डिटरमिनेंट वापस एक बार 0 बन जाता है। लाइक ऐसे, अगर बोला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ एलिमेंट लगा के देखा, ये आता कोई देता नहीं इतने सिंप्लीफाई वर्जन में। लेकिन इन केस अगर डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स में है, तो डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट भी 0 बन जाता है। ये दोनों केसेस तो दिख के आती है, लेकिन जो दिख के नहीं आती है वो ये केसेस है अभी। या तो रोज रोज या कॉलम, रोज और कॉलम्स आर इक्वल और इन प्रोपोर्शन। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और तुम्हारा जैसे मैंने बोला था 2 मार्क के लिए तो 100% तुम्हारे 2 मार्क इधर ही फाइनल होने वाले हैं आज ही। अगर एलिमेंट्स
एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है या इक्वल है, वो फिर वो रो के हो या कॉलम के, रो कॉलम नहीं करना, या तो रो को रो के साथ कंपेयर करो या कॉलम को कॉलम के साथ कंपेयर करो, दोनों को नहीं, तो मिक्सअप नहीं कर सकते रो को कॉलम के साथ। तो दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल है, दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल है या फिर प्रोपोर्शन में है, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज किसी ने ये पूछ लिया कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 ये 2 4 x अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या बनेगा। अब जिसको प्रॉपर्टीज पता है वो तो इनमें से कोई एक ढूंढ लेंगे, अब जिनको नहीं पता वो खोल देंगे, तो आंसर दोनों का भी आने वाला। लेकिन जिनके प्रॉपर्टी अच्छे से हुए हैं वो लोग को बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। अब पॉसिबिलिटी यही होगी कि जरूर कोई रो इक्वल होंगे, कोई रो 0 होंगे, या कोई रो मतलब एक रो दूसरे रो का मल्टीपल होगा। केस नंबर 1 तो मेरे को दिख नहीं रही, कोई 0 नहीं है इसमें, कोई कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 है नहीं, तो वो केस तो निकल गई। दूसरी केस ऐसी है कोई एलिमेंट भी यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, तो वो भी केस निकल गई। कोई रो इक्वल या प्रोपोर्शन में है क्या, वो चेक कर लेता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, इस 2 का यहाँ पे जाके 4 हो गया, तो ऑब्वियसली इस 3 का यहाँ पे जाके 6 होगा। तो आंसर बन गया तुम्हारा x इक्वल टू 6। बात खत्म, टिक मारो निकल लो। या तो इंटीजर में आएगा या तो ऑप्शन में आएगा। लेकिन आसान सा क्वेश्चन था कि पहला रो और तीसरा रो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, तो ये एक से अगर 2 हो गया या 2 से अगर 4 हो रहा है, तो जरूर इस 3 को यहाँ पे जाके 6 होना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा x का वैल्यू बन गया डायरेक्टली 6। ये प्रॉपर्टीज होती है डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया है, कंप्लीट रो या कॉलम तुम्हारा 0 रहेगा, या तो एलिमेंट तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिव होंगे, या फिर रोज या कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर इक्वल भी नहीं है तो प्रोपोर्शन में होंगे। लेकिन ऐसे केसेस में तुम लोगों को अगर ये तीनों भी चारों भी केसेस अगर तुम्हारे जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट में अगर नहीं दिख रही, तो डायरेक्टली काम कर लेना, तुम लोग नॉर्मल उसको खोल दो, खोल करके आंसर तुम्हारा वैसे भी आने वाला है। ठीक है, मैंने छोटा सा पॉइंट बोला है। अब मैंने यहां से जो बोला था कि डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स ए, क्योंकि 11th में सॉरी तुम्हारे एमएसटी सीईटी के सिलेबस पर डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं है, मैट्रिक्स है। तो फॉर मैट्रिक्स ए अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये छोटी सी बात थी, क्योंकि क्वेश्चन या तो तुमको ऐसा देंगे कि मैट्रिक्स तुम्हारा सिंगुलर है, या तो बोलेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो एक्स वाई जेड जो भी कुछ अननोन है उसका वैल्यू क्या है। निकालोगे कैसे फिर, यही कि डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो लोग अगर नहीं बोल रहे तो ऐसा बोलेंगे कि भैया उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एमएसटी सीईटी 2019 में आवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था कि डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स दिया के रखा था, नॉट डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में ये दिया है 1 -1 x 1 x 1, ये x -1 1 हैज नो इनवर्स, हैज नो इनवर्स, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देन x की वैल्यू क्या बनेगी। ऑप्शंस आर 2 3 0 1। कर रहे हो तुम लोग और आंसर बता रहे हो। फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने बोला था 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है बोल रहा है वो, या नॉन इन्वर्टिबल ऐसा भी वन वर्ड यूज होगा। आंसर इज 1। ओके, ही इज सेइंग सर आंसर इज वन 1 1 वन वन 1। वन सभी का 1। क्वेश्चन यस में सर उन लोगों ने तुमको ये बोला है कि इसका इनवर्स नहीं है, और जब भी इनवर्स नहीं होता है ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, अब यहां से तो ओके हो गया तुम लोग का, चेक कर लो जरा। 1 -1 x 1 x 1 x -1 1 हैज नो इनवर्स। दूसरा वर्ड होगा नॉन इन्वर्टिबल, ऐसा भी वर्ड यूज हो सकता है जो 2020 के एग्जाम में यूज हुआ था, नॉन इन्वर्टिबल। जितना मैं तुम लोग को करवा रहा हूँ उतना ही करना, 100 का टारगेट है अपना, हमेशा याद रखना ये चीज। अब जिसको ओपन करना आसान लगता है तुम ओपन करो, जिसको लगता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भैया ने बोला है कि क्वेश्चन में दे के रखा है कि नॉन इन्वर्टिबल है, तो जरूर इसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब डिटर्मिनेंट 0 होने के केसेस है,
वो केसेस तुमको अच्छे से पता है। अब वो केसेस अगर मैं ट्राई कर लेता हूँ कि पूरा रो तो जीरो दिख नहीं रहा, कोई कॉलम भी जीरो नहीं दिख रहा है, कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में भी नहीं दिख रहा है, तो जरूर एक रो दूसरे रो का प्रोपोर्शन होगा या इक्वल होगा। चेक करके देखते हैं। अगर ये इतना सही है, अगर मैंने इसको खोल के देखा, सबसे पहले ओपन करके देखो या नॉर्मल सॉल्व करके देखो। अगर तुमने एक्स का वैल्यू 1 रखा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इससे क्या होगा? इससे होगा ऐसा, ये 1 1 -1 और 1 1, मतलब पहला रो और तीसरा रो इक्वल हो जाता है। और रो अगर इक्वल हो गए हैं तो आंसर हो गया तुम्हारा 0। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था सही जो तुमने बोला, इसका आंसर सर 1 है। ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था, वर्डिंग ध्यान देना, या तो बोलेंगे हैज नो इनवर्स, इसको नॉन इन्वर्टिबल बोला जाता है, नहीं तो बोलेंगे कि इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। वर्डिंग पे ध्यान देना, कंसेप्ट वही है तीनों के लिए एक। अब क्वेश्चन ऐसा है, नंबर सेकंड बोला गया है कि लैम्बडा -1, सॉरी, लैम्बडा -1 4 -3 0 1, ये डिटर्मिनेंट नहीं है मैट्रिक्स एक्चुअली, और ये बनेगा -1 1 2। लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। लैम्बडा -1 4 -3 0 1 -1 1 1 इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल इफ number 1, lambda not equal to -17, lambda not equal to -18, lambda minus not equal to -19, lambda not equal to -20। ये नॉन इन्वर्टिबल इनवर्स तब पॉसिबल नहीं होता जब डिटर्मिनेंट 0 होता है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, तो ये इन्वर्टिबल तब होगा जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। सॉल्व करो, बोलो कौन सा आंसर मैच करता है। सर लैम्बडा नॉट इक्वल टू -17। लैम्बडा नॉट इक्वल टू -17। ओके। हर बार सेम वो सर। इक्वालिटी में नहीं आएगा, कभी कभार तुमको खोलना भी पड़ेगा उसको। खोलो जरा। Sir, lambda not equal to -19. लैम्बडा नॉट इक्वल टू -19। आई गॉट टू डिफरेंट आंसर्स, दोनों में एक बार चेक कर लो फिर। कोई, क्योंकि कोई 17 बोल रहा था, कोई 19 बोल रहा था, दोनों अपने अपने चेक करो एक बार। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए नॉट 17। ओके, तो 19 वाले चेक करो एक बार फिर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना इस बार, नॉट इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। और इस बार प्रोपोर्शन में दिख नहीं रहा वो, तो डायरेक्ट सॉल्व वैसे भी नहीं होने वाला, इसको खोलना ही पड़ेगा। रो कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो ठीक है, चेक करते हैं। लैम्बडा को पकड़ा मैंने लैम्बडा को पकड़ लिया यहाँ पे, तो लगाओ रो कॉलम हटाओ। ये रो हटा, ये कॉलम हटा, 0 -1, सेंटर का साइन चेंज, वो +1 हो गया है। रो हटा, कॉलम हटा, -6 +1 बन गया -5, लास्ट में +4 को पकड़ो, रो कॉलम हटाओ, -3 ओनली। आंसर माइनस लैम्बडा -5 -12, तो माइनस लैम्बडा -17। ये मेरे को इस बार इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स बनाना है, और इनवर्स तभी बनेगा जब ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो लैम्बडा नॉट इक्वल टू -17 जो तुम्हारा फर्स्ट आंसर था, दिस वाज इट। इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही मत करना तुम इस एग्जाम में। बस मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे 100 के बीच में ना बस तुम्हारी सिली मिस्टेक्स आएंगी, जिसके ऊपर तुमको काम करना है। उसके नीचे हम बात ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल है, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुमको फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ बहुत टफ लेवल करना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। फंडामेंटल बातें हैं, फंडामेंटल, कि मल्टीप्लीकेशन लगाओ, एडिशन करवाओ, आगे जाके देखोगे तुम लोग ये और चैप्टर इजी हो जाता है। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। इनवर्स निकालने के बाद अगर इनवर्स का वैल्यू नॉट इनवर्स सॉरी डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, उसको नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इनवर्स निकालना ही है तुम लोगों को, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुमको नॉट इक्वल टू 0 ही चाहिए।
ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया। अब इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट, जो इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले बात कर रहा हूं मैं माइनर एंड कोफैक्टर्स की। फिर वही सिली मिस्टेक्स का अगर नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होता क्या है? अगर बोला गया है माइनर्स के लिए, एक लाइन बोल देता हूं, रो कॉलम, रो एंड कॉलम्स हटाओ, हटाओ जो भी रिमूव कर दो, बेटर रहेगा इंग्लिश में। रिमूव या इग्नोर प्रॉपर वर्ड रहेगा, इग्नोर, इग्नोर रो एंड कॉलम। क्या है सीन है देखो, बोला गया है 2 3 -1 4, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ 4 निकालना है। अगर तुमको किसी ने बोला भैया इस 3 का माइनर बताओ, माइनर कैसे निकालोगे? रो हटा दो, कॉलम हटाओ, इग्नोर करो उनको, जो दिखता है वो माइनर होता है। कौन है माइनर इसका? -1, तो लिख रहा मैं यहाँ पे -1। 3 का -1, 4 का माइनर पूछा है, रो कॉलम हटाओ, कौन बचता है? 2 है, फेस उसका आ गया 2। 2 का माइनर ऑब्वियसली 4 आएगा, -1 का माइनर 3 आएगा, क्योंकि रो कॉलम ही हटा रहे हैं हम लोग। सामने वाला बंदा आ जाता है 2/2 में। और माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस वर्ड से, ये वाला से, एम, ये आई जे, आई माने रो, जे माने कॉलम। ठीक है, अब यही अगर 3/3 पूछा जाता, सपोज ये है 1 -1 2 3 4 1 0 1 0, तुमको बोला गया है M23, इसलिए मैंने वो सबसे पहले ऑर्डर बताई थी। M23 का मतलब ये होता है कि तुमको माइनर निकालना है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा है? ये जा रहा है सेकेंड रो, ये आ रहा है तुम्हारा थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 1 का माइनर पूछा गया है। अब इसका माइनर निकालने के लिए रो कॉलम हटाओ, जो मैं ऑलरेडी हटा चुका, बाकियों का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। कैसे? 1 × 1, ये तो वैसे 0 बन रहा है, तो इसका M23 आएगा +1। चेक करना एक और बार, अगर मैंने ये पूछा M31 क्या है? M31, अब M31 कैसे निकालोगे? क्या बोला गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा तुम्हारा थर्ड रो, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट कॉलम। इसका तुमको अगर माइनर बोला गया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक आएगा तुम्हारा -1, ये क्रॉस होके कितना हो गया? -8, -1 -8 बन गया तुम्हारा -9, तो आ गया इसका माइनर। हो गया ये भी क्लियर। लाइकवाइज अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता कि M22 बताओ, माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये रहा तुम्हारा सेकेंड रो, ये रहा तुम्हारा सेकेंड कॉलम, हटाओ इनको, ये बन गया तुम्हारा 0 और ये भी बन गया तुम्हारा 0, तो आंसर इज 0। खत्म, इसको बोला जाता है माइनर्स। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन तुम लोग के लिए दे रहा हूं, एक्सपेक्ट करो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इस एग्जाम में। ये क्वेश्चन है 2009 का है आई गेस, लेकिन उसमें थोड़ा को फैक्टर पूछा गया, माइनर नहीं, फिर भी बोल देता हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, 1 -1 2 3 4 1 0 1 5। पूछा गया है A11 × M33 -A21 × M13 बस, और ये है A33 × M12। ए का मतलब एलिमेंट होता है और एम का मतलब माइनर होता है। करो और बताओ मेरे को आंसर इसका क्या आएगा। 2009 में जब मैंने सीईटी दी थी उस टाइम का क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ना एम की जगह पे उन्होंने को फैक्टर पूछा था, तो अगला वाला पॉइंट है। मेरे को 98 मार्क्स थे सीईटी में 2009 में आउट ऑफ 100। पता है एक क्वेश्चन गलत कहाँ हो गया था? मैंने कुछ 3 का स्क्वायर 6 लिखा था वहां पे, आज भी याद है मुझको 2 मार्क्स कहाँ गए थे। वही बोल रहा हूँ, एग्जाम ऐसी है ये, सिली मिस्टेक अगर हम लोग नहीं करेंगे ना तो 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा तुम लोगों को। चलो कर लो और बताओ जरा आंसर। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नंबर इसके बाद देता हूँ मैं जब तुम्हारा को फैक्टर हो जाएगा। $73. 73 ओके, सर 73। 73 ओके, सर 73। 73 ओके, सर 73।
कॉमन आ रहा है सभी का आंसर पे 73, अच्छी हाँ बात सर है। 73। 73 सर। ऑलराइट ऑलराइट 73. ऑलराइट, चलो मैं कर दूं फिर अभी। 73 तुम जो बोल रहे हो कहीं से लाया देखते हैं पहले। देखो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया, हमने यहाँ से शुरू किया था कि सबसे पहले तो ए माने एलिमेंट, एम माने माइनर, इतना याद रखना, ठीक है। और कैपिटल ए का मतलब होता है कोफैक्टर, ठीक है। लेकिन जेई वाले कुछ बुक्स है जिसको कोफैक्टर को सी यूज करते हैं। A11 मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड थर्ड रो थर्ड, ये एलिमेंट्स लेने हैं मेरे को यहाँ से। A11 मतलब कौन सा, ये रहा, क्या रहा वो 1। M33 मतलब मेरे को माइनर निकालना है थर्ड रो थर्ड कॉलम का, इसका माइनर निकालना है इसका। और माइनर कैसे निकालते हैं, रो कॉलम हटा के, ये रो हट गया ये कॉलम हट गया, ये 4 1 जा 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, आंसर आ गया 7 बन गया। उसके बाद -821 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 3 है देखो, तो आ गया 3 यहाँ पे। रो कॉलम हटाओ उसका, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मैंने निकालना था ओनली 3। लास्ट में A33 तो बन गया 5 इंटू 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, नहीं गलत कर गया मैं, सॉरी, ये -1 का निकालना है, रो हट गया कॉलम हट गया 15। कर लेते फिर 7 - 9 + 75 ना, तो कितना 73 बन रहा है। ये तुम्हारा आंसर आया था सभी का, आई गेस राइट था, 73 ही आया था तुम लोग का भी ना। अब ये तो तुम्हारा Yes. हो गया, ओके थैंक यू। एम रो हो गया, एलिमेंट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कोफैक्टर्स की। क्या सीन है देखो, कोफैक्टर कुछ और है ही नहीं, वो बस माइनर ही है। बस माइनर का ना, एक बात बोलू डायरेक्टली, अगर शॉर्टकट बोलना है, मैंने तुमको यहां से बोला था, अगर मैट्रिक्स में ये जो है ना, ये डायमंड होता है, इसको, ये डायमंड को हमेशा याद रखना, इन चारों को। कौन कौन, ये 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 और ये चार, इन चारों को हमेशा याद रखना, ये तुमको बहुत काम में आने वाले पूरे चैप्टर में। क्योंकि ये 5 लोग जो है वो ना साइन चेंज करते हैं, ना उनकी पोजीशन चेंज, मतलब नहीं पोजीशन चेंज होते आगे जाके। ये 4 लोग जो है, तुमको काम ये करना है, जब भी तुमको को फैक्टर के बारे में कोई बात करे, पहले चीज तो को फैक्टर को हमारे सिलेबस में MST सीट में ए लिखते हैं, AIJ। कैपिटल ए का मतलब है को फैक्टर, और स्मॉल ए का मतलब है एलिमेंट, और एम का मतलब माइनर है। तुमको माइनर ही निकालना है, तुमको नया कुछ करना ही नहीं है, माइनर ही निकालना है। लेकिन ये जो डायमंड वाले हिस्से हैं, इनके साइन चेंज करवाने हैं। क्या बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। I+J का मतलब ये रो और कॉलम होता है एक्चुअली। तो ये डायमंड वाले जो हिस्से हैं, ये 4 लोग जो है डायमंड के, इनके साइन चेंज करवा दो बस। किसी ने पूछा कि इसका माइनर क्या है, तो इसका माइनर तुम लोग निकाल लिया सपोज, और ये अगर 2/2 हुआ, तो ये 2/2 के लिए ऐसा होता है, देखो ये डायमंड, जो डायमंड के पार्ट है दो के लिए ऐसे होते हैं, 2/2 और 3/, मतलब 2/2 और 3/3 के लिए। ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 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 और सेंटर में प्लस, और ये माइनस, इनके इनके, ये 4 जो है, इन 4 के लिए काम ये करना है, इनके जब तुम माइनर निकालोगे, इनके लिए कुछ नहीं, जो आंसर है वही आंसर है, लेकिन ये चारों के बस साइन चेंज करवाने बन जाते हैं तुम्हारे कोफैक्टर्स। देखो अगर मैंने ये पूछ लिया तो तुमको ये निकालना था, इसका अगर कोफैक्टर बताओ, इसका डायमंड का हिस्सा है, देखो ये 4 डायमंड का हिस्सा है, इसका जो भी आंसर आएगा, रो हटाया कॉलम हटाया, 5 3 15, ये 15 हो गया उसका माइनर, उसकी साइन चेंज करवा दो, -15 हो गया उसका कोफैक्टर, बात खत्म। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो अल्टीमेटली अगर इसी जो क्वेश्चन में तुमको बोल रहा था, ये क्वेश्चन है सपोज, वो आगे जाएगा और एक फंडा आएगा इसका, 2 3 4 -1 0 1 2, निकालना है M21 A13 -A23 A13 प्लस M12 A32। चलो
अरे वो 2 बार हो गया एक्चुअली। हाँ, थोड़ा चेंज करवा दिया मैंने क्वेश्चन को। M12 A13 कैपिटल वाला माइनस A23 स्मॉल a13 माइनस M12 A32। 2016, 2020 और 2009 तीनों साल में एक ही क्वेश्चन आया था, एक ही। बस मैंने यहाँ पे माइनस यूज किया, वो लोग माइनस नहीं यूज कर रहे थे, उन्होंने नंबर्स यूज किए थे। -1. ओके, -1 सर। -1 कॉमन है। चलो सीन देखो, सबसे पहले नंबर्स उठाते हैं। यहाँ पे ये माइनर है 121 का, माइनर 21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मैंने निकालना था। रो हट गया, कॉलम हट गया, -2 बन गया -4। A13 डायमंड का हिस्सा नहीं है। डायमंड के हिस्से वो होते हैं जिनके एडिशन ऑड आती है, एडिशन ऑड आनी चाहिए। देखो ये डायमंड का हिस्सा है, 3 + 2 5 बनेगा। ये डायमंड का हिस्सा है, 3 + 2 5 बनेगा। डायमंड के हिस्से ये 4 होते हैं, इनके तुम पोजीशन के ऐड करो वो निगेटिव आएगी, मतलब ऑड आएगी। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब माइनर निकालना है, गया काम से। ये 3 बन गया यहाँ पे, -A23 3 + 2 बन गया 5, तो साइन चेंज होने वाली थी, हमें प्लस कर लेता हूँ मैं। तो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये बन गया 1। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इसका मैं ऑलरेडी कर चुका, 3 आएगा क्योंकि माइनर को फैक्टर एक ही आता है उसका। उसके बाद M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये बन गया 6। और A23 देखो 3 + 2 5, साइन चेंज करनी पड़ेगी, मैं इसको माइनस कर लेता हूँ पहले से। और ये गया काम से, थर्ड रो, ओ तेरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 -6 बन गया -7, तो मैं कर चुका ऑलरेडी। ये -12 + 3 -42, जो भी आंसर आएगा कितना आ रहा है सर वो सेकंड में A13 एलिमेंट लेंगे ना? A13, ओ A13 फर्स्ट रो थर्ड, ये 2 आएगा ना फिर यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये 2 आएगा यहाँ पे। ये माइनस कितना, -32 आ रहा है मेरा आंसर आई गेस, नहीं -10 ना, -52 आ रहा है। तुम्हारा ये आया था क्या, तुम लोग का भी यही आया था? तुम लोग का तो -1 आया था शायद, बहुत लोग का। अब देखो जरा कहाँ गलत हो गया, कैलकुलेशन एरर ही हो गए होंगे, और क्या। समझा क्या, क्या ये समझा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा था? अब एक बात बताओ, जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ, एक बात याद रखना, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये बहुत काम की चीज है, ये सीईटी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है।
बोलते हैं ना ट्रेडमार्क, मतलब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमएसटी सीईटी में। है तो फंडा, तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन देखना एक बार क्या है। सपोज ये 1 2 3 -1 0 1 0 5 1 ऐसा कोई एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है। अगर तुम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस देखना मैं क्या करूं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं इसको इसको और इसको पकड़ता हूँ। इसका पोजीशन बोलो, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन A11, तो देख रहा हूं मैं A11। अब जब इसका मल्टीप्लाई में जाते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में सीन देखो ऐसे, तो हम इसका रो हटाते हैं और इसका कॉलम हटाते हैं, समझ रहे हो ना। मैं इसको यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मैं इसका रो और इसका कॉलम जब हटा रहा था, तो अल्टीमेटली मैं इसी एलिमेंट का को फैक्टर भी निकाल रहा हूं। इसको लिखते हैं A11। चेक कर लो जरा, क्या बोल रहा हूँ वापस। मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे लिया और मेरे को बोला जाता कि भैया आप इसका A11 बताओ, तो मैं क्या कर लेता, वैसे भी रो हटा देता और कॉलम हटा देता, जो भी आंसर आता मेरा को फैक्टर ही उसका, वो क्यों को फैक्टर उसका माइनर है। उसके बाद मैं इसको पकड़ूंगा, किसको, इस वाले को, तो ये है मेरा प्लस में A12। उसके बाद अगर मैं इसके रो हटाता हूँ और कॉलम हटाता हूँ और मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो अल्टीमेटली मैं इसका को फैक्टर ही निकालता हूँ। तो को फैक्टर आएगा तुम्हारा A12, लेकिन को फैक्टर मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं इसकी साइन चेंज करवाने वाला था, तो इसकी मेरी साइन चेंज में करवा देता हूँ, तो ये बन गया मेरा को फैक्टर। किसका, ये वाले। क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि सर ये डायमंड का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ डायमंड। और तीसरा वाला जब मैं इसकी बात करता हूँ A13, तो मैं इसका भी को फैक्टर ही निकाल लेता हूँ, इसका। तो जब भी तुमको क्वेश्चन में ये दिख जाए A11 A11 A12 A12 A13 A13, एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल, दिस इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ऑफ A। ये थोड़ा अपने बुक में कहीं पे लिख लेना, सीईटी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन है ये, बहुत ट्रेडमार्क। अल्टीमेटली डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाता है तुम लोग को, बात तो वही है। जिसको ये लर्न करने में तकलीफ है, नहीं सर मेरे को नहीं करना, कोई बात नहीं, नॉर्मल मेथड से कर लो, आंसर आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एमएसटी सीईटी के हैं, एक 2009 का है, एक 2020 का है। पहले 20 का कर लो, फिर 2009 का कर लो। क्वेश्चन है इफ A इक्वल्स टू, 16 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली 2016 में मिलेगा तुमको सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन है 110 और यहाँ पे है 215 और इधर है तुम्हारा 121, और पूछा गया है तुम लोगों से A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और ये वाला है तुम्हारा A23। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, देखो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होना चाहिए, पहला कंप्लीट रो यूज होता है बस वहां पे, A11 A12 A13 और उनके को रेस्पेक्टिव को फैक्टर्स। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं है, तुमको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, जो तुम सॉल्व करते करो। तो जरा बताओ जरा आंसर इसका। ऑप्शन है इसके 10 -1 2, 0. 10 -1 2, आंसर इज 0। या 0 इज द करेक्ट आंसर। Sir, 0. यस 0 इज द करेक्ट आंसर। और किसी का 0 आया, और किसी का बना इसके अलावा कुछ? हाँ सर 0। Yes, 0, sir. 0. ठीक है 0। देखो अब जिनका नहीं आया उनके लिए A11 ये वैल्यू है, बन गया तुम्हारा 1।
A12 बन गया 1 और A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वैसे भी 0 है, तुमको लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। तो इसको सॉल्व करो, डायमंड का हिस्सा है, ये डायमंड का हिस्सा नहीं है क्योंकि 2 देखो 2 + 1 3 बनता है, माइनस आएगा, साइन चेंज हो गई इसकी। रो कॉलम हटाओ, माइनस पहले कर लेता हूँ मैं, रो कॉलम हटाओ 2 1, ये इसकी बात कर रहा हूँ, रो कॉलम हट गया, ओनली 1, साइन चेंज हो गया, ऑलरेडी लिख दिया मैंने। और यहाँ पे A12 1 है, A22 मतलब किसका, इसका, रो हट गया, कॉलम हट गया, ये रहा तुम्हारा 1। तो 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0 हो गया तुम्हारा आंसर 2020। अब ये 2009 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा था 3 to 4, ये 1 to 1 और ये 3 to 6 है। ठीक है, तुमको पूछा गया है A11 A11 प्लस A21 A21, ये प्लस आएगा बीच में ना, माइनस क्यों आएगा ए, ठीक है, और A13 और A13। अल्टीमेटली जब भी ऐसा दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आंसर बताओ। 8604 और योर ऑप्शंस। सर 8। आंसर इज 8। ओके, ठीक है, ये कुछ 2019 के 20, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे, तो वो बस इतना दिखाना चाहूंगा मैं लेक्चर खत्म होने से पहले। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है पूरा एक्चुअली, तुमको मिल जाएगा साइट पे भी, एक बार बस ओवरव्यू कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो ज्यादा हेवी नहीं, एक्स दिया है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स अपन कल के लेक्चर में वैसे भी करेंगे, कल परसों के लेक्चर में। देखो डिफरेंशियल ऑफ सर्कल्स, उसके बाद देखो इसका डिफरेंशियल निकालना है, बोर्ड सा क्वेश्चन नहीं है, स्टेट बोर्ड का। ठीक है, ये देखो हाइपरबोला है लेकिन बेसिक वाला हाइपरबोला है, कोई डीप में नहीं जाता है। ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे का आई डोंट नो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा कैसा होता है। ये देखो ये क्या है, विच हाइब्रिड अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे को नहीं पता कि क्या होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग वगैरह, लेकिन ये तुम्हारे ऑप्शन है। लेवल एक बार तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पेपर चेक कर लेना, एक बार तुम लोगों ने चेक किया ना, शायद तुमको वो आइडिया आ जाएगा कि तुमको कौन सा सिलेबस जो मैंने कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कौन से लेवल पे करना है, एक बार चेक कर लेना। आज इतना ही टास्क कर लो तुम लोग। अगर मैं, तो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ पहले।